आज के टाइम में संपत्ति के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, पैतृक संपत्ति हो, या फिर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, स्वयं अर्जित संपत्ति हो। और जहां पर बात आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, पैतृक संपत्ति की, तो वहां पर डिस्प्यूट जो हैं वो काफ़ी मात्रा में है। और साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि पैतृक संपत्ति जो है उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे नियम जो हैं, काफ़ी सारे रूल्स जो हैं वो बदल चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग क्या नियम बदले हैं, क्या नए रूल्स आए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग क्या नए रूल्स आए हैं या फिर क्या नए बदलाव आए हैं, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 पीढ़ी से आई है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है, और ग्रैंडफादर से फादर पर आई है, और फादर से जो प्रॉपर्टी मेरे को आई है उसको हम बोलेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और ये जो है वो एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है। अब हम जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो है जो कि मैंने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से उसको बनाया है। तो अब हम जान लेते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या नियम हैं और उसमें क्या राइट है। तो सबसे पहले जो राइट है उसमें यह है कि अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी फैमिली में जिसमें एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर बर्थ हो जाता है तो वहीं से जो है उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो जाता है। उनका यहाँ पर राइट जो है वो बाय बर्थ है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि अगर किसी का भी उस परिवार में अगर जन्म होता है तो वहाँ पर अगर उसकी उम्र 18 साल से नीचे है तो वो लीगल गार्डियन के थ्रू अपने शेयर को, अपने हिस्से को क्लेम कर सकता है। और अगर उसकी उम्र जो है वो 18 साल से अबव हो जाती है तो खुद भी कोर्ट में जाके अपने हिस्से को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में एक अमेंडमेंट आई थी, तो उसके बाद जो है लड़कों का भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उतना ही अधिकार है और लड़कियों का भी उतना ही अधिकार है, चाहे वो लड़की जो है वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर फादर की डेथ जो है वो 2005 से पहले हुई है या फिर 2005 से बाद में हुई है तो लड़कों का भी इक्वली अधिकार है और लड़कियों का भी इक्वली अधिकार है। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर उसकी विल जो है वो लिख दी जाती है या फिर गिफ्ट डीड जो है वो लिख दी जाती है, तो उस सिचुएशन में वो जो प्रॉपर्टी है वो विल के थ्रू या फिर गिफ्ट डीड के थ्रू एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। और जो उसका नेचर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वो बन जाता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो अब मैं आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सेकेंड रूल जो है वो बता देता हूँ कि सेकेंड रूल जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो विदाउट कंसेंट सेल नहीं की जा सकती। जितने भी उसमें दावेदार हैं उनकी सभी की कंसेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एक पर्सन जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, उसको जो है जितने भी उस प्रॉपर्टी में दावेदार है उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उस प्रॉपर्टी का कोर्ट के थ्रू बंटवारा करके उस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। जितना भी हिस्सा उस पर्सन के फेवर में आएगा तो वो जो है वो अपने हिस्से को उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होने के बाद सेल कर सकता है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग जो तीसरा रूल है वो ये है कि कोई भी पर्सन जो कि उस संपत्ति में दावेदार है वो उस संपत्ति का बंटवारा करवा सकता है। तो यहाँ पर अगर जितने भी उस संपत्ति में दावेदार हैं वो म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं कि हम इस संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो म्यूचुअली जो है उस संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका जो है वो म्यूचुअली सेटलमेंट नहीं होता है तो एक पर्सन जो है वो भी कोर्ट में जाके कोर्ट के थ्रू उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवा सकता है, क्योंकि ये उस पर्सन का एक राइट होता है। और यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं कि जब तक कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है अगर उसका बंटवारा नहीं हो जाता तो हर एक ओनर जो है वो हर एक इंच का मालिक होता है। अगर कोई भी एरिया, कितना भी बड़ा एरिया है, तो हर इंच का हर पर्सन जो है वो मालिक होता है और कोई भी पर्सन आपको जो है वो उस संपत्ति के बंटवारे से नहीं रोक सकता। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का फोर्थ रूल ये आता है कि एक पर्सन जो है या फिर 2 पर्सन जो है या फिर 3 पर्सन जो हैं, कितने भी पर्सन हैं,
वो कोर्ट में जा सकते हैं, उनके पास कोर्ट में जाने का अधिकार है। और वो किस पर्पज के लिए जा सकते हैं, वो इस संपत्ति के बंटवारे के लिए भी जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा उनका और कोई डिस्प्यूट है तो उसके रिगार्डिंग भी, उस संपत्ति के रिगार्डिंग भी वो कोर्ट में जा सकते हैं। और कौन सी कोर्ट में उनको जाना है, वो जाएंगे सिविल कोर्ट में। और उस एरिया के, जिस एरिया में वो जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो वहाँ पर जो भी उस एरिया की कोर्ट लगती है तो वो उस एरिया की सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। ये उनका राइट है। सो फ्रेंड्स, आज के टाइम में ये हैं वो 3-4 रूल्स जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एप्लीकेबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।